हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो की शुरुआत मैं करना चाहूँगा आप सभी सीरियस एस्पायरेंट से एक सवाल से। ये क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स यू डिफरेंट, हाउ यू कंसीडर योर सेल्फ एलिजिबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स फॉर द ईयर 2021। सी एवरी ईयर लगभग 5 से 6 लाख एस्पायरेंट्स यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में अपीयर होते हैं और उस 5 से 6 लाख एस्पायरेंट्स में सिर्फ 10 to 12,000 एस्पायरेंट्स ही प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाते हैं। तो आखिर इन 10 to 12,000 एस्पायरेंट्स में क्या ऐसा है जो उन्हें अदर एस्पायरेंट्स से डिफरेंट बनाता है। आखिर ये एस्पायरेंट्स इन 10 to 12,000 में कैसे आते हैं और बाकी एस्पायरेंट्स अदर 4,90,000 और 5,90,000 में क्यों रह जाते हैं। ये एक क्वेश्चन है जो आप सबको अपने आप से करना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। सो वी विल डिस्कस ऑल द फैक्टर्स व्हाट मेक्स एन एस्पायरेंट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो आज हम हर उन फैक्टर्स, हर उन रीजंस को समझेंगे कि आखिर क्या वो वजह है जो एक एस्पायरेंट्स को बाकी एस्पायरेंट्स से अलग बनाता है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट अदर एस्पायरेंट्स भी उतनी ही मेहनत करते हैं और कहीं से भी वो नॉलेज में एक सक्सेसफुल एस्पायरेंट से कम नहीं होते हैं। तो क्या वो वजह है, वी विल एनालाइज एवरीथिंग। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इन वीडियोज़ का PDF चाहते हैं, साथ ही हमारे चैनल पर जो डेली करंट अफेयर्स इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी चलता है उनका PDF चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। हिंदी एस्पायरेंट्स इस ग्रुप को ज्वाइन करें स्टूडेंट्स पॉइंट बाय राइटिंग ऑन योर टेलीग्राम ऐप स्टूडेंट्स पॉइंट, और हिंदी एस्पायरेंट्स स्टूडेंट्स पॉइंट हिंदी चैनल को ज्वाइन करें। दोनों अलग अलग चैनल है फॉर बोथ इंग्लिश एस्पायरेंट्स एज वेल एज हिंदी एस्पायरेंट्स। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बाय राइटिंग द यूज़र नेम द स्टूडेंट्स पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं, उन रीजंस, उन फैक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं आखिर वो कौन से रीजंस हैं जो एक एस्पायरेंट को सक्सेसफुल बनाता है। सी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग बिफोर यू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एनी एग्ज़ाम, वो ये है कि आप उस एग्ज़ाम के सिलेबस को कितने थॉरोली आपने एक नज़र दौड़ाया है, कितने थॉरोली आपने सिलेबस के हर एक एस्पेक्ट को समझा है। उसके बाद आपने क्या उस एग्ज़ाम के नेचर को समझा है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, या उससे पहले ही आपने बुक उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। अगर आपने ऐसा किया है तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। सबसे पहले यू मस्ट बी एक्वेंटेड विद द नेचर ऑफ एग्जाम एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट दे आस्क। आपको समझना होगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगातार सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लास्ट 5 to 10 ईयर्स में, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका नेचर लगातार 5 से 10 सालों में बदलता आ रहा है। तो एक बार आपने नेचर ऑफ एग्ज़ाम को समझा, नेचर ऑफ क्वेश्चंस को समझा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आपने सिलेबस के हर एक एस्पेक्ट पर नज़र दौड़ाई, वहीं पर आपने एक कदम पार कर लिया और आपने एक सीढ़ी जीत की तरफ बढ़ा ली है। नाउ कम्स द सेकेंड स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन। अब दूसरी स्टेप क्या होगी, दूसरी स्टेप में आपको एक बेहतर स्ट्रैटेजी अपनानी है। अब देखिए यहाँ पे एक कोई सिंगल स्ट्रैटेजी है नहीं जिसे फॉलो करके कोई भी एस्पायरेंट सक्सेसफुल हो जाए। हर एस्पायरेंट की अपनी स्ट्रेंथ होती है और हर एस्पायरेंट की अपनी वीकनेस होती है, और बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, बेस्ड ऑन द कंडीशंस इन विच दे आर लिविंग, कैसे कंडीशन में आप हैं, आपकी इकोनॉमिक सोशल कंडीशंस क्या हैं, उसके अनुसार आपकी स्ट्रैटेजी होगी। और उस स्ट्रैटेजी पर एक बार जब आपने स्ट्रैटेजी बना ली तो उसको आप रिगरसली फॉलो करें। अब स्ट्रैटेजी में भी डिफरेंट काइंड्स हैं। क्या आप मल्टीपल सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, क्या आपने मॉक टेस्ट इनफ लिया है। अब बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत सारे सोर्सेज को फॉलो करते हैं। फॉर इंस्टेंस मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वो 2 से 3 बुक को फॉलो करते हैं। किसी के लिए ये सक्सेसफुली काम कर जाता है, बट मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स के लिए एंड पर्सनली मैं मल्टीपल सोर्सेज को सजेस्ट नहीं करूँगा। इंस्टीड मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप मल्टीपल मॉक टेस्ट दें, क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसा चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम के लिए, एग्जामिनेशन हॉल के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार करेगा। क्योंकि आखिरकार एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस को पढ़ने हैं और सॉल्व करने हैं, तो मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस कराता है, साथ ही साथ डिफरेंट काइंड्स एंड डिफरेंट नेचर्स ऑफ क्वेश्चन के साथ आपको एक्वेंटेड कराता है, आपको तैयार करता है, आपके ब्रेन को तैयार करता है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादातर एस्पायरेंट्स, लैक्स एंड लैक्स ऑफ एस्पायरेंट्स कमिट करते हैं मिस्टेक्स को। तो मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपने मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं। मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स के साथ ये होता है कि इनिशियली स्टेज में मॉक टेस्ट में उनके कम मार्क्स आते हैं, बट एज यू ग्रो एंड आफ्टर 10 to 20 मॉक टेस्ट यू रियलाइज दैट वेयर आर यू लैगिंग एंड यू स्टार्ट इम्प्रूविंग। तो मॉक टेस्ट मैं बोलूँगा कि मोस्ट क्रूशियल स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन है। इसके बिना मेरे अनुसार टेस्ट और प्रिपरेशन तो आपकी बिल्कुल अधूरी है। उसके बाद वाइल
आप सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस को आप कवर कर रहे हैं, मॉक टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उसके अनुसार उसी बीच आपको ये भी देखना है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं, सही सीढ़ी पे बढ़ रहे हैं या नहीं, या फिर आपने गलत रास्ता पकड़ लिया है। ये कैसे पता लगेगा? अब कुछ बच्चे हैं, कुछ एस्पायरेंट्स हैं, उन्हें कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है, वो सेल्फ प्रिपेयर्ड होते हैं, वो सेल्फ अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। वहीं दूसरे एस्पायरेंट्स हैं जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है जिसमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज द सिलेबस इज़ सो वास्ट कि अगर गाइडेंस हो तो इट बिकम्स यूजफुल एंड बेनिफिशियल। नाउ अगेन, वाइल प्रिपरेशन यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव, कि आपको ये करना है और आप ये किसी भी हालत में करोगे, क्योंकि ये पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव अप्रोच है जो आपको पूरे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के टाइम में फ्यूल की तरह काम करेगा। आपको हमेशा ये इंचार्ज रखेगा, आपको हमेशा पुश करता रहेगा कि आप कर सकते हो, आप आगे बढ़ो। तो एक हिंदी में कहावत है कि मानो तो जीत, ना मानो तो हार। तो आपने अगर मान लिया है तो जीत आपकी तय है, तो आपको अपने माइंड को सबसे पहले तैयार करना होगा कि यू विल डू इट, क्योंकि यही वो चीज़ है, पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव एटीट्यूड, जो आपको बाकी लाखों एस्पायरेंट से अलग बनाएगी। हिंदी में एक कहावत है कि मानो तो जीत, ना मानो तो हार। आपने अगर परसूट ऑफ हैप्पीनेस देखी हो, बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है। उसमें वो बिजनेसमैन जो कि आज मिलियनेयर हैं, वो कैसे अपने पहले माइंड में उन्होंने ये सोचा कि उन्हें बस करना है, इन एनी केस, इवन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। एट द टाइम जब उनके पास सोने को छत भी नहीं था, खाने को रोटियां भी नहीं थी, इवन इन दैट टाइम ही केप्ट ऑन वर्किंग, ही केप्ट ऑन मूविंग। सो वो अप्रोच, वो एटीट्यूड, वो जील आप में लाना होगा बिफोर यू स्टार्ट, बिफोर यू बिगिन योर प्रिपरेशन। एक बार आपने मेंटल मेकअप कर लिया कि मुझे बस करना है और डिसिप्लिन होके करना है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। टिल द एंड यू गेट योर रिजल्ट। तो ये वो फैक्टर है जो आपको बाकी एस्पायरेंट्स, लैक्स ऑफ एस्पायरेंट्स से अलग करेगा। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और है जो कि है अपने हेल्थ का ध्यान रखना। बहुत सारे एस्पायरेंट्स 11 to 12 मंथ्स मेहनत तो करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले, वीक्स पहले, मैंने अपने दोस्तों के साथ भी ये केस देखा है कि बहुत सारे दोस्त जो तैयारी कर रहे थे, एग्ज़ाम के लास्ट में आते आते उनके साथ उनकी हेल्थ उनका साथ छोड़ देती है और एग्ज़ाम में वो पुअर परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए हेल्थ को भी आपको कंसिडर करना है। इसके लिए आप ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, टेक एज मच वेजिटेबल एज यू कैन, इफ़ पॉसिबल वीक में 1 से 2 बार फ्रूट्स अगर पॉसिबल हो तो वो भी लिया करें, ताकि आपकी माइंड को, आपके ब्रेन को इनफ न्यूट्रिशन मिलता रहे और आपका माइंड इक्वली कॉम्पैटिबल हो और काम करता रहे। लास्टली, सारी प्रिपरेशन एक तरफ और आपका एग्जामिनेशन डे एक तरफ। एग्जामिनेशन डे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे एंड दैट इज़ द डिसीजन डे। उसी दिन आपका डिसाइड होगा कि आपने जो इंटायर ईयर आपने तैयारी की है, क्या आप एग्ज़ाम डे के दिन प्रोड्यूस कर पाते हो या नहीं। तो एग्ज़ाम डे के दिन के लिए आप क्या करें? तो सबसे पहले तो ये मॉक टेस्ट ही डिसाइड करता है कि आप एग्ज़ाम डे के दिन कितना अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ ही है जो आपको एग्ज़ाम के लिए अटेंड कराएगा, तैयार करेगा कि कैसे एग्ज़ाम को आपको टैकल करना है, एग्ज़ाम में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले सिलेबस क्या है, सिलेबस एंड नेचर ऑफ एग्ज़ाम। तो मोटा मोटी सिलेबस देखने जा रहे हैं। हेड टॉपिक्स: करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। नाउ यहाँ पे सिर्फ मेंशन तो कर दिया गया है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, लेकिन इसमें कितने सारे टॉपिक्स हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशिएंट हिस्ट्री आ गया, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में भी यहाँ पे पर्टिकुलर इम्फेसिस किया गया है इंडियन नेशनल मूवमेंट। और इंडियन नेशनल मूवमेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, देयर आफ्टर स्टेप्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ मॉडरेट्स। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट, और जिसे हम एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी कहते हैं, जो लॉर्ड कर्जन ने डिसाइड किया था कि बंगाल को डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद गांधी का अराइवल इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, फिर खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर हुआ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद क्या क्या इवेंट्स हुए और कैसे इंडिया को आज़ादी मिली, इन सब फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए हमें सिलेबस की तैयारी करनी है। तो यहीं पे रोल आता है टीचर्स का कि किन एस्पेक्ट्स को टीचर ध्यान से पूरी कराते हैं, साथ ही इम्पॉर्टेंट बुक्स का, इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट बुक्स का, क्योंकि बुक्स में आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर मिलेंगी। हाउएवर, टू रिमेन एक्वेंटेड विद द सिलेबस एज वेल एज क्या प्रोग्रेसेस अभी एग्ज़ाम के नेचर में चल रहा है, उसके लिए भी अगर आपको एक अच्छी गाइडेंस मिली तो वो बेहतर है। उसके अलावा
ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। यहाँ पे ध्यान दें कि वर्ल्ड हिस्ट्री आपके सिलेबस में मेंस में है, लेकिन यहाँ पे प्रीलिम्स में हार्डली वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली इंडियन नेशनल मूवमेंट से आते हैं और एंशियंट हिस्ट्री में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म से खास करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैप को लेकर के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। देयर आफ्टर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्लियामेंट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशंस, इंटर स्टेट रिलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ लाइक कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, फिनेंशियल कमीशन, इलेक्शन कमीशन, और ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने को होता है। उसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशूज़ और मैनी अदर्स। अब ये मैनी अदर्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये यहाँ पे फिर अगेन टीचर का रोल आता है कि ये ईटीसी में आखिर क्या है। उसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एंड अदर्स। Again here this is a part of economy. Now again you have to focus here that in prelims exam they ask about economy, not about economics, and then about general issues on environmental ecology, biodiversity and climate change, not required subject specialization. So environment भी आपके सिलेबस में है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन उसमें आपको स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। और ये सिलेबस अगर आप कवर करते हैं तो एक पूरी तरह से ये अम्ब्रेला की तरह ही है, बिकॉज ये सिलेबस अपने आप में यूपीएससी का एक अम्ब्रेला की तरह है। ये सिलेबस करने के बाद अदर एग्जामिनेशंस लाइक पीसीएस एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स ऑफ पीसीएस एग्जामिनेशंस, एसएससी एग्जामिनेशंस, सब इसके अंडर आपके कवर हो जाते हैं। बस एग्जामिनेशन का नेचर बदल जाता है, अप्रोच बदल जाता है। जहाँ एक एग्ज़ाम में एसएससी और पीसीएस एग्ज़ाम में मोर ऑफ फैक्चुअल ओरिएंटेड होगा, वहीं यहाँ पे यूपीएससी में मोर ऑफ कॉन्सेप्चुअल ओरिएंटेड एग्जामिनेशन होता है। तो बस नेचर का डिफरेंस हो जाता है और पैटर्न ऑफ क्वेश्चन का डिफरेंस हो जाता है, हालांकि सिलेबस और सोर्सेज ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम। नाउ सिंस आई हैव सेड अबाउट द नेचर ऑफ क्वेश्चंस एंड ट्रेंड्स, तो ये 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्टिकुलरली एग्जाम में। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एग्जाम वो है करंट बेस्ड स्टैटिक क्वेश्चंस, यानी कि कंटेक्चुअल क्वेश्चंस। हमें ऐसा लगता तो है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आए, जैसे इस बार भी ऐसा लग रहा है कि करंट अफेयर से क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कंटेक्चुअल बेस्ड थे, यानी कि करंट से उसे स्टैटिक को जोड़ दिया गया था। अब यहीं पे रोल आता है एक अच्छे टीचर का, अच्छे गाइडेंस का, इवन इफ समवन हु इज़ फॉर यू टू गाइड कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, हाउ करंट इशूज़ कैन बी लिंक टू स्टैटिक पोर्शंस। तो ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सिलेबस इज़ सो लार्ज दैट एट द एंड, particularly in the last month, you have to focus on those key areas where there are high possibilities कि वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, contextual based questions। अब एक और क्वेश्चन से पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे न्यूज़ में ये था कि कैसे चाइना और म्यांमार में प्रॉक्सिमिटी बढ़ रही है और चाइना कैसे अपना इन्फ्लुएंस म्यांमार पे बढ़ा रहा है। साथ ही चाइना म्यांमार को प्रेशराइज करने के लिए काफ़ी इंसर्जेंट्स को आर्म्स भी सप्लाई कर रहा है, और इंडिया म्यांमार से कैसे डीलिंग कर रहा है, उस इशू में हमने ये डिस्कस किया था अबाउट मेकोंग रिवर। मेकोंग रिवर को इतने डिटेल में डिस्कस किया था, हमने ये भी देखा था कि मेकोंग रिवर किस किस कंट्रीज़ में फ़्लो करती है। तो यहाँ हमने देखा था कि लास्टली वो फ़्लो करती है साउथ चाइना सी में, तो अंडमान सी में तो फ़्लो नहीं करती है। तो अगर आपको याद होगा वीडियो, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाता, तो 1 इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप छाट पाते ऑप्शंस कि ए और डी तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ में 1 दिया हुआ है, तो 1 तो ऑप्शन है नहीं हमारे पास। साथ ही अगर आपको याद हो तो अफ्रीका का मैप जब हमने डिस्कस किया था, तो ये डिस्कस किया था न्यूज़ की, वहाँ से अफ्रीकन चीता हम लोग अफ्रीका से इंडिया में ट्रांसलोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उस टाइम हमने जाम्बेजी रिवर का भी रेफरेंस लिया था। तो जाम्बेजी रिवर फ्लो करती है इंडियन ओशन में। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस के बारे में आपको जानकारी हो जानी चाहिए थी, अगर आपने हमारी वीडियोस को फॉलो किया हो रेगुलरली। तो यहाँ पे 1 तो गलत है और 1 तो गलत है और 4th ऑप्शन सही था। तो 4th यहाँ पे सही है, ये या फिर ये, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए था। लेकिन सिंस देखा कि हमने 1 ऑप्शन गलत था, तो डी वुड बी एलिमिनेटेड, बचा ऑप्शन सी। तो 3 and 4 वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे डिस्पाइट द फैक्ट दैट हम लोग ये नहीं जानते थे
कि वोल्गा नदी कैस्पियन सी को फ्लो करती है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड से हमने अंदाज़ा लगा लिया कि ऑप्शन सी ही होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने लिमिटेड नॉलेज को भी इस्तेमाल करें ऑप्शंस को छांटने में, एलिमिनेट करने में, लास्टली आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, साथ ही आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो आगे की प्रिपरेशन के लिए वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए, इसलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।